बीजेपी एनडीए 251 दिख रहा है। जी, 2-2 मिनट की टिप्पणी लेता हूँ, वक्त कम है। पहले विवेक देशपांडे जी के पास आता हूँ। एक नियम और भी है, जब आप अपना नामांकन पत्र भरते हैं तो आप क्यू में होते हैं। वहां पर एक क्यू दी जाती है, आपको एक लाइन दी जाती है कि हाँ आपका नंबर ये है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप प्रधानमंत्री हो या कोई निर्दलीय हो, आप एक क्यू में आ जाते हो। श्याम रंगीला को नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने दिया जा रहा है। 100 से ऊपर व्यक्ति नामांकन पत्र लेने के लिए एक हफ्ते से धक्के खा रहे हैं, उनको नामांकन पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, उनको वहां की कलेक्ट्रेट में एंट्री नहीं दी जा रही है। और श्याम रंगीला का तो पहले बोलते हैं कि एक आ रहे हो तो 10 साथ में प्रस्तावक लेके आओ, 10 प्रस्तावक होने चाहिए साथ में, तब मैं आपको वो एक फॉर्म दूंगा इसके लिए। यानी कि वो जो गांधीनगर के अंदर हुआ है कि जो नामांकन भरेगा पहले तो भरने मत दो, और भर जाए तो फिर उसको रिजेक्ट करवा दो, उस पर जोर डालो। और यहां पे प्रधानमंत्री के सामने तो नामांकन पत्र ही इशू नहीं किए जा रहे। सर ये लोकतंत्र नहीं है, ये ठोक तंत्र है। और श्याम रंगीला बड़े गुस्से में कहते मैं 3 दिन से लाइनों में लगा हूं, मैं धक्के खा रहा हूं, और मेरा नामांकन पत्र मैंने बड़ी मुश्किल से फॉर्म लिया है, मैं 10 प्रस्तावक लेके आया हूं, कुछ स्वीकार करने को तैयार नहीं, अंदर जाने को तैयार नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। सर ये कैसा लोकतंत्र है सर, जहां पे आप अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकते? मुझे ये ठोक तंत्र शब्द बड़ा पसंद आया सर। मैं तो इसको अक्सर यूज करता हूं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये ठोक तंत्र है सर। ये जहां कोई आपकी बात ना माने, ठोक दो उसको। सर विवेक जी 1-2 मिनट की टिप्पणी। जी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं जो रंगीला, श्याम रंगीला जो है, तो उसका विषय आता है तो मुझे बहुत हंसी आती है। और मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि भाई एक जगह से 2 की जरूरत क्या है, एक काफी है। नकली की क्या जरूरत है, जब असली है तो नकली की क्या जरूरत है। तो श्याम रंगीला जो है, विवेक सैनी जी को धन्यवाद दीजिए, आप उन्हीं के राज्य का है वो। मैं असली क्या और नकली क्या, मैंने ये कहा कि अगर असली है तो नकली की क्या जरूरत है। मैं कॉमेडियन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। पर एक बात है, श्याम रंगीला से भारत में कोई घृणा नहीं करता है। तो अभी मैंने इससे पहले ये भी सुना था कि कई लोग, हाँ, और वो जिलों के कैपिटल भी नहीं पूछता वो। हाँ। एनीवे, तो वो ये तो तय है कि वो मोदी जी के खिलाफ किसी, मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करने देंगे जो कहीं ना कहीं से मोदी जी का इको बनता हो। तो श्याम रंगीला को आखिरकार मिलता है कि नहीं वहां पर नॉमिनेशन, ये मुझे पता नहीं, शायद दे देंगे, नहीं तो फिर उसका भी इशू बन जाएगा और बताया जाए जैसा आप कह रहे हैं कि ये लोकशाही नहीं, ये ठोकशाही है। तो उसी तरह से उसकी चर्चा होगी, फिर मोदी जी नहीं चाहेंगे उसकी कोई चर्चा हो। तो श्याम रंगीला खड़े भी रहते हैं तो फर्क क्या पड़ता है, कि मोदी जी हारने वाले हैं, डरते हैं श्याम रंगीला से, क्या बात है। तो आखिरकार मुझे लगता है उनको आज आखिरी डेट है ना, शायद अभी नॉमिनेशन फाइल करने का आज आखिरी तारीख है, क्या है जहां तक मुझे पता है। मोदी जी ने वो क्यू जंप कैसे किया, on what basis he has jumped the queue? He has to be in the queue, sir. या ठीक है, लेकिन चुनकर तो मोदी जी आने वाले हैं, फिर चाहे कोई भी खड़ा रहे क्या फर्क पड़ता है। ये अगर हमने मान ही लिया कि चुनकर तो मोदी जी ही आ रहे हैं, हमने इमरजेंसी का वो दौर हम याद नहीं रखते कि इंदिरा गांधी भी हार सकती है और उनको भी हराया जा सकता है। मैंने पहले चरण में भी कहा कि इस जज्बे के साथ इलेक्शन में, चुनाव में उतरना चाहिए कि मोदी जी को हराना है, चाहे वो आप हराएंगे नहीं, आखिर में नहीं हराएंगे बात अलग है, लेकिन हराने के जज्बे के साथ चुनाव में उतरना चाहिए, अपोजिशन ने ये करना चाहिए। तो ये क्लियर। अब मुझे तो अमेठी में इस तरह का अपसेट नजर आ रहा है कि हो सकता है वहां पर वो जो किशोरलाल शर्मा है वो जीत जाए। तो कुछ इस तरह से इस जज्बे के साथ अपोजिशन ने चुनाव में उतरना चाहिए कि मोदी जी को हराना है, बीजेपी को हराना है। अब की बार वो जज्बा काफी दिख रहा है, वो अच्छे ताकत के साथ अपोजिशन यूनाइटेड है, जो 2019 में नहीं था, उसके साथ लड़ रही है। तो जो भी होगा, आखिरी 3 चरणों में जो कुछ भी होगा वो इस देश का भविष्य तय करेगा, ये भी मैंने पहले कहा। लेकिन अगर बात यहाँ तक आ चुकी है कि बीजेपी को 250 तक, जैसे कि प्रदीप जी ने कहा 250 तक सीमित किया जा सकता है, तो और एड़ी चोटी का जोर लगाकर 250 को अगर 230 तक, 220 तक लाया जाए तो फिर शायद बीजेपी को
बाजू होना पड़े और अपोजिशन की सरकार भी बन सकती है। उसके लिए 200 से 220 तक बीजेपी को नीचे लाना होगा और उसके लिए भरसक कोशिश करनी होगी, और वो हो नहीं सकता ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ लोग तो इस तरह का कयास ऑलरेडी लगा भी रहे हैं कि बीजेपी वैसे भी 220 के ऊपर नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति काफी इंटरेस्टिंग बनी हुई है। आखिरकार अगर बीजेपी 300 पार कर लिए तो बात अलग है, वो उसके लिए क्या वो करेंगे, किस तरह का मैनिपुलेशन करेंगे, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन कोई कारण ही नहीं है बीजेपी 220 से ऊपर चली जाए। आप सीधे सीधे हिसाब लगा सकते हैं, स्टेट वाइज आप हिसाब लगा सकते हैं। आप देख लीजिए कि जिस तरह से योगेंद्र यादव जी का वो वीडियो अभी आया है, कल परसों ही आया है, और उसमें वो 100 सीटों का हिसाब लगा रहे हैं कि बीजेपी की 100 सीटें कम हो सकती है और कहां से कितनी कम हो सकती है, इसका भी वो हिसाब लगा रहे हैं। तो नैरेटिव ये चला है कि नहीं आखिरकार आएंगे तो मोदी जी। इस नैरेटिव को जानबूझकर बनाया भी जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर मोदी जी के पक्ष में नैरेटिव अगर जा रहा है तो उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाना और उसको बहुत स्ट्रांगली, बहुत ताकत के साथ आगे ले जाना बचे हुए 3 चरणों में, ये करना बहुत जरूरी है। ये नाउ और नेवर की आर पार की लड़ाई है, उसमें अपोजिशन कहां तक जाता है ये देखना होगा। अभी तक काफी अच्छा चल रहा है। अभी इसके बाद 3 चरणों में ऐसा ना हो कि बाजी पलट जाए और मोदी जी फिर से हावी हो जाए। तो इसके लिए जो कुछ भी करना जरूरी है अपोजिशन करे, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसी हर भारतीय की अपेक्षा है जो इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहता है। जी, हमारे एक दर्शक है प्रदीप जी, वो कहते हैं कि श्याम रंगीला मेरे गांव के पास से श्री गंगानगर जिले राजस्थान से है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आपने सूचना दे दी है।